हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम प्लस टू के अंदर राजनीतिक ज्ञान का इकाई सेकंड इकाई पढ़ रहे थे हम। और सेकंड इकाई के अंदर हमने राजनीतिक सामाजिक राजनीतिक संस्कृति को पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा आता है राजनीतिक सहभागिता। देखो, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिक ये सब तीनों नवीन अवधारणाएं हैं, क्योंकि हमारी इकाई का नाम यही है, नवीन अवधारणाएं या आधुनिक संकल्पनाएं। एक ही बात है, ठीक है। तो आपने राजनीतिक सहभागिता पढ़ी, आपने राजनीतिक संस्कृति पढ़ी और आपने राजनीतिक सहभागिता पढ़ोगे। ये आपकी दूसरी इकाई में सिर्फ 3 ही लेसन है, और ये तीनों लेसन है ये आधुनिक अवधारणाएं हैं। क्या है? आधुनिक अवधारणाएं। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं यही बता देता हूँ ताकि लेसन समझने में आपको आसानी रहे। देखो, सहभागिता जानते हो, भाग लेना। क्या लेना? भाग लेना। और भाग कब लेंगे? जब हमें राजनीतिक संस्कृति का पता होगा, राजनीति के विचारों का पता होगा। और राजनीति का विचारों का कैसे पता चलेगा? जब राजनीति का समाजीकरण होगा, यानी वो राजनीतिक विचारों को समाज में लाया जाएगा। इसका मतलब ये तीनों आपस में जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं, तीनों आपस में जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। क्योंकि हम भाग तभी लेंगे जब हमें राजनीति के बारे में ज्ञान होगा। राजनीति का ज्ञान हमें कौन कराता है? राजनीतिक सहभागिता में राजनीति का ज्ञान करवाती है। हमने पढ़ा था राजनीतिक सहभागिता में राजनीति का ज्ञान करवाना, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में राजनीति को लेके जाना, ठीक है। तो ये तीनों अवधारणाएं आपस में जुड़ी हुई है, और तीनों अवधारणाएं हैं वो क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की कहानी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश स्वतंत्र हुए थे उनके लिए ये उदाहरणाएं उनका विकास हुआ था, विकासशील देशों के लिए। किसके लिए? विकासशील देशों के लिए। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक सहभागिता। देखो आगे ना बात। तो पहली बात तो आपकी यही क्लियर होती है कि राजनीतिक सहभागिता वो आधुनिक अवधारणा है। कौन सी अवधारणा है? आधुनिक अवधारणा है, नवीन संकल्पना है, ठीक है। उसके बाद देखो, राजनीतिक सहभागिता होती क्या है? राजनीतिक सहभागिता होती है राजनीति में भाग लेना, राजनीति में सामान्य जनता का प्रत्यक्ष या परोक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेना, बस ये राजनीतिक सहभागिता और कुछ ही नहीं है। राजनीति में भाग लेना, ठीक है। राजनीति में बढ़ चढ़ कर, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जब हम राजनीति में भाग लेते हैं इसका मतलब राजनीतिक सहभागिता है। सिंपल सी बात है, राजनीति में भाग लेने राजनीतिक सहभागिता है। अब हम बात करें, देखो प्राचीन काल में राजतंत्र था, उसके अंदर राजा ही सब कुछ होता था। उसके अंदर जनता कम भाग लेती थी क्योंकि जनता की नहीं चलती, जनता विरोध नहीं कर सकती थी। हमने आमंड के जो राजनीतिक संस्कृति के प्रकार पढ़े थे, उसके अंदर एक लास्ट प्रकार था, चौथे नंबर का, सर्वाधिकारवादी। उसके अंदर क्या था? सर्वाधिकारवादी उसके अंदर तानाशाही होती है, अधिनायकवाद होता है। उसके अंदर जैसी सरकार चाहती है वैसी जनता को करना पड़ता है, जनता विरोध नहीं कर सकती। ये जनता राजनीति में भाग नहीं ले सकती, कोई चुनाव नहीं होता किसी प्रकार का। लेकिन जब लोकतंत्र की बात आती है तो लोकतंत्र में जनता की सहभागिता सबसे ज़्यादा होती है। अगर हमने, आपको याद हो तो हमने एक बात कही थी, लोकतंत्र का अर्थ बताया था मैंने आपको। आपको इतना ही ध्यान रखना है, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है जनता की भागीदारी, बस यही लोकतंत्र है। यह जनता क्या करती है? यह जनता की राजनीति में भागीदारी, वो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। इसमें जनता ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेती है, तभी लोकतंत्र सफल, क्योंकि लोकतंत्र का मेन सिद्धांत ही यही होता है, जनता का भाग लेना। जब जनता ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र सफल होता है। यदि जनता की भागीदारी कम होती है तो लोकतंत्र भी क्या होता है? कमजोर होता है। क्योंकि मेन सिद्धांत ही लोकतंत्र का ये होता है, जनता की भागीदारी। तो यानी जनता का राजनीति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेना। और इसका सूत्रपात किया था राजनीतिक सहभागिता का, वो व्यवहारवादियों ने किया था। किसने किया था? व्यवहारवादियों ने इसका सूत्रपात, यानी इसका निर्माण किया था व्यवहारवादियों ने, ठीक है, राजनीतिक सहभागिता का। वैसे तो बताए हम, जितनी आधुनिक उदाहरण है वो व्यवहारवादियों की है। क्योंकि व्यवहारवाद जो चला था, आपने पढ़ा था प्लस वन के अंदर, 1945 के बाद की कहानी है। व्यवहारवाद चला था 1945 से लेकर 1969 तक था, और 1969-70 से लेकर उत्तर व्यवहारवाद था। आपने प्लस वन में पढ़ चुके हैं।
इसका मतलब व्यवहारवादियों से संबंधित है राजनीतिक सहभागिता, यानी राजनीतिक सहभागिता को सूत्रपात किया था वो व्यवहारवादियों ने। उन्होंने कहा था भी जनता का ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में क्या होना चाहिए, भागीदारी होनी, और जितनी ज़्यादा उनकी राजनीति में भागीदारी होगी उतना ही क्या होगा, हमारा लोकतंत्र सफल होगा और एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। तो क्यों, अब प्रश्न अपने वैसे ही कर लेते हैं। अब आपके प्रश्न ये पूछा जाता है सहभागिता क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है सहभागिता, जनता की भागीदारी क्यों होनी चाहिए राजनीति में। तो देखो, अगर मान लो जनता राजनीति में भाग न ले, राजनीति का पता ही ना हो, तो जो राजनेता होते हैं जो स्वार्थपण पर अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जो घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, करप्शन करते हैं, अपनी मनमर्जी का कानून बनाते हैं, ठीक है, सिर्फ अपने अपने को फायदा लेते हैं, अपने अपने लाभ की बात करते हैं, तो ऐसी जब जनता को राजनीति का पता ही नहीं तो फिर तो नेता जब चाहे वैसा कुछ कर सकता है। हाँ, जब जनता को राजनीति का पता हो तब वो उनका विरोध कर सकती है, उस सरकार का विरोध कर सकती है, उन नीतियों का विरोध, इसीलिए भागीदारी जरूरी है, ठीक है, ताकि एक करप्शन रहित देश का निर्माण हो सके, अगर उसमें भ्रष्टाचार न रहे। और भ्रष्टाचार कंट्रोल तभी होगा जब जनता राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले। तब हम क्या नेताओं पर नज़र रख सकते हैं, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, अगर कोई घोटाले करता है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध करने का भी अधिकार होता है, विरोध कर सकते हैं, वो भी एक राजनीतिक भागीदारी ही है। तो इसका सूत्रपात क्या था, व्यवहारवादियों ने, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। देखो, अगर राजनीतिक भागीदारी न हो, जनता की राजनीति में भाग न ले, तो ऐसी स्थिति में जो सत्ता होती है ना, जो शक्ति होती है, वो कुछ ही लोगों के पास केंद्रित हो जाती है। वो अपनी मनमर्जी से सत्ता का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, अपने आधार पर उनके व्याख्या करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि जनता तो भाग ही नहीं ले रही उसके अंदर। जनता भाग नहीं लेगी फिर तो नेता का जो सरकार है उसका कोई विरोध करने वाला होता ही नहीं है। कौन विरोध करेगा उसका, वो जनता को राजनीति का जब पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जनता की भागीदारी आवश्यक मानी जाती है। उसके बाद पढ़ते हैं हम राजनीतिक सहभागिता का अर्थ। राजनीतिक सहभागिता का, देखो वैसे तो अर्थ मैं बता ही चुका हूँ आपको, राजनीतिक सहभागिता यानी जनता का राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेना, यानी उस राजनीति के, चाहे वो निर्णय लेना हो, चाहे किसी और प्रकार का कोई भी चुनाव हो, या उनको कोई संविधान में संशोधन हो, ऐसी प्रक्रिया में जनता की भागीदारी क्या होती है, राजनीतिक सहभागिता होती है। इसके लिए आपको बता देता हूँ, जो मेन देश माना जाता है वो स्विट्जरलैंड माना जाता है, इसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है, जनता खुद काम करती है वहाँ पर, जनता की भागीदारी सबसे ज़्यादा है वहाँ पर, जनता की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। जनता क्या करती है वहाँ पर, अगर कोई संविधान में संशोधन करना होता है तो एक निश्चित जो जनसंख्या है उनके हस्ताक्षर सहित उनको एक निश्चित हस्ताक्षर की एक मतलब मुद्दा होता है, उसके ऊपर उतने हस्ताक्षर अगर हो जाते हैं तो वो संविधान संशोधन के लिए भी अपना प्रस्ताव रख सकती है जनता। कोई कानून बनाना है, कोई कानून को खत्म करना है, इसका मतलब वहाँ पर जनता की सबसे ज़्यादा भागीदारी है। सबसे ज़्यादा जो भागीदारी देखी जाती है ना जनता की, जनता की अधिक भागीदारी देखी जाती है सरकार में, निर्णयों, सरकार के निर्णयों में भागीदारी वो किस में है, वो है स्विट्जरलैंड में। इसमें स्विट्जरलैंड में क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिद्धांत पाया जाता है, जनता सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। तो अर्थ क्या हुआ, जनता का राजनीति में बढ़ चढ़ कर भाग लेना। अगर हम सिद्धांत रूप से राजनीतिक सहभागिता को देखें तो उसको हम दो रूप में बांट सकते हैं, ठीक है, इसके दो स्वरूप आ सकते हैं, एक तो विकासपरक, एक होता है लोकतांत्रिक। इसका दो स्वरूप, एक तो विकासपरक और एक होता है लोकतांत्रिक। और वर्तमान में देखें तो हम लोकतांत्रिक की बात करते हैं, क्योंकि लगभग सभी देशों में लोकतंत्र पाया जाता है। अगर हम पूरे विश्व के देशों की चर्चा करें तो लोकतंत्र पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक व्यक्ति था, मैक मैक मैकलोस्की, मैकलोस्की। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने एक परिभाषा दी, मैकलोस्की ने क्या परिभाषा दी थी, इन्होंने कहा था जनता का भाग लेना, जनता का
भाग लेना ही क्या है, राजनीतिक सहभागिता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों रूपों में जन भागीदारी, यानी दोनों रूपों में जो निर्णय होते हैं सरकार के द्वारा उसमें जन भागीदारी ही क्या है, राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता सिंपल सी बात है ना। उस अर्थ के आधार पर इसने मैक्लोस्की ने बात कही है कि जनता का भाग लेना, यानी जो सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उस निर्णय में जनता का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या होना चाहिए, भागीदारी क्या है, राजनीतिक सहभागिता है। और मैक्लोस्की ने एक बात और कही थी, ये नहीं भी जो राजनीतिक सहभागिता पाई जाती है सिर्फ लोकतंत्र में पाई जाती है, अन्य जो तंत्र होते हैं चाहे वो राजतंत्र है उसके अंदर भी क्या है, जनता की सहभागिता पाई जाती है। लेकिन यहाँ ये हो सकता है कि लोकतंत्र में जनता की सहभागिता ज़्यादा होती है और अन्य राजतंत्र न्यायिक तंत्र होते हैं उसमें जनता की सहभागिता कम होती है। भागीदारी जरूर होती है, जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी तब तक शासन स्थायी रूप से नहीं चल सकता। ठीक है, तो मैक्लोस्की ने कहा था भी लोकतंत्र में जनता की सहभागिता बस इतना है, वहाँ पर अधिक सहभागिता पाई जाती है, अन्य तंत्र में जो जनता की सहभागिता होती है वो कम पाई जाती है, लेकिन पाई सभी तंत्र में जाती है राजनीतिक सहभागिता। इसका मतलब जनता राजनीति में भाग लेती है। ठीक है, तो इसका अर्थ समझिए ना आप, क्या अर्थ होगा इसका? इसका अर्थ होगा जनता का राजनीति में जो राजनीति के निर्णय है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना। मैक्लोस्की ने यही बात कही थी, जनता भाग लेती है प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में जो निर्णय निर्माण होता है, निर्णय लिया जाता है उसमें जनता का चाहे प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हो या परोक्ष रूप से भागीदारी हो, कुछ ना कुछ जनता की भागीदारी होती है। और यहाँ पर एक बात अभी आपको बता देता हूँ कि जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारे यहाँ पर शासन है वो सही तरीके से नहीं चलाया जा सकता, एक उचित शासन को नहीं चलाया जा सकता, एक अच्छा निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो जनता अगर भाग नहीं लेगी, तो मैं पहले आपको रिपीट बताया था, अभी रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जनता अगर भाग नहीं लेगी इसका मतलब जनता निष्क्रिय है, राजनीति के प्रति जागरूक नहीं है, जनता राजनीति के प्रति जागरूक नहीं है। ऐसी स्थिति में नेता जो सरकार होती है वो क्या कर सकती है, मनमानी कर सकती है, भ्रष्टाचार करती है, घोटाले करती है, अपने स्वार्थ की पूर्ति करती है। लेकिन जहाँ जिस देश के अंदर जनता की भागीदारी अधिक होती है उस देश में देखना भ्रष्टाचार भी कम होता है, वहाँ के जो घोटाले होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि जनता उनके कार्यों पर निगाह रखती है, नज़र रखती है, उनको ऐसा नहीं करने देती, उनको नियम कानून सिद्धांतों का पता होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जनता की भागीदारी एक देश के लिए जो लोकतांत्रिक देश है उसके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि आप पढ़ोगे आगे लोकतंत्र और राजनीतिक सहभागिता, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही यही होता है, लोकतंत्र का सिद्धांत यही है, जनता का राजनीति में भाग लेना। और जब जनता राजनीति में भाग नहीं ले रही तो इसका मतलब लोकतंत्र नहीं चल रहा सही तरीके से, और जब जनता राजनीति में भाग ले रही है इसका मतलब लोकतंत्र सही तरीके से चल रहा है, लोकतंत्र के सिद्धांतों की पालना हो रही है। देखो हमने देखा आपको पंचायती राज लागू किया गया था सरकार के द्वारा, हमने पंचायती राज के बारे में पढ़ा था 73 और 73वां संविधान संशोधन। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये था कि जो राजनीति थी वो जनता तक पहुंचा दी, यानी अब सरपंच वार्ड पंच अपने आस पड़ोस में बढ़ने शुरू हो गए। ये ऐसा क्यों किया सरकार ने, इसलिए किया संविधान में इसलिए इसको एंट्री दी गई, इसलिए सरकार ने किया ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति का ज्ञान हो, जनता ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में भाग ले सके, क्योंकि हमारा भारत भी क्या है, एक डेमोक्रेसी कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, इसलिए जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार ऐसा करती है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति का ज्ञान प्रदान किया जा सके। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो ये तो गया इसका अर्थ, बिल्कुल सिंपल तरीके से नाम से स्पष्ट हो रहा है, भाग लेना यानी। ठीक है, अब आगे जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो है, देखो हम बात करते हैं राजनीति और लोकतंत्र की। इसको ध्यान से देखो आप, देखो राजनीति और लोकतंत्र, और मैं अभी बता चुका हूँ आपको, राजनीति सहभागिता और लोकतंत्र दोनों लिख देते हैं, सॉरी, राजनीतिक सहभागिता और लोकतंत्र। देखो ये दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, गहराई से जुड़े हुए हैं। तो जब तक लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता की सहभागिता, और जितनी जनता की सहभागिता होता है उतनी लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत होता है। इसका मतलब दोनों बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़े हुए हैं। आप ये कह सकते हो राजनीतिक सहभागिता और लोकतंत्र अविभाज्य है,
अविभाज्य का अर्थ है इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसका विभाजन नहीं कर सकते हम। लोकतंत्र को, राजनीतिक सहभागिता को, जहाँ पर लोकतंत्र होगा वहाँ पर राजनीतिक सहभागिता जरूर होगी, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। अगर भारत में लोकतंत्र है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर सहभागिता भी है। तो राजनीति में भाग लेती है नहीं लेती, क्या वोट देना, चुनाव के लिए खड़े होते हैं ना उम्मीदवार के रूप में, जनता का सरकार का विरोध करना, सरकार का पक्ष लेना, ऐसा करते हैं नहीं करते, हम सरकार की आलोचना भी करते हैं नहीं करते क्या। इसका मतलब ये भागीदारी है, हम राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं, भागीदारी है, हम मत देते हैं, ये राजनीतिक भागीदारी है। कहने का मतलब है जहाँ पर लोकतंत्र होगा वहाँ पर राजनीतिक सहभागिता पक्की होगी, ये दोनों अविभाज्य है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। राजनीतिक सहभागिता को, लोकतंत्र को अलग नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित कुछ विचारक थे जिन्होंने अपनी बात की थी। सबसे पहले बात करते हैं हम पेरी की, बात करते हैं पेरी की। पेरी ने एक बात कही थी राजनीतिक सहभागिता और लोकतंत्र के संबंध में। इन्होंने ये कहा था कि राजनीतिक सहभागिता से संबंधित प्रत्येक पुस्तक लोकतंत्र से संबंधित, देखो उन्होंने कहा था राजनीतिक सहभागिता से संबंधित प्रत्येक पुस्तक लोकतंत्र से भी संबंधित होती है, लोकतंत्र से भी संबंधित। बात समझे नहीं समझे? ये आप कोई भी ऐसी पुस्तक पढ़ते हो जिसमें राजनीतिक सहभागिता बात होती है, वहां पर लोकतंत्र की भी बात होगी। इसका मतलब राजनीतिक सहभागिता से आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हो, देखो अब आप देख लो, हम अपने बुक के अंदर +2 के अंदर राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सहभागिता पढ़ रहे हैं, तो हमें लोकतंत्र भी साथ में पढ़ना पड़ता है। इसका मतलब राजनीतिक सहभागिता से संबंधित प्रत्येक पुस्तक लोकतंत्र से भी संबंधित होती है। इसका मतलब जहाँ पर राजनीतिक सहभागिता होगी वहाँ पर लोकतंत्र भी, जहाँ पर राजनीतिक सहभागिता होगी वहाँ पर लोकतंत्र भी। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं कार्ल और मार्क्स, ये तो कहा था पेरी ने। अब बात करते हैं हम कार्ल और मार्क्स की। इन्होंने एक बात कही थी, और मार्क्स, देखो ये बिल्कुल सिंपल तरीके, देखो इसने बिल्कुल सिंपल तरीके से बात कही थी पेरी ने कि जो प्रत्येक पुस्तक राजनीतिक सहभागिता की है वो लोकतंत्र की भी है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब जहाँ पर राजनीतिक सहभागिता की चर्चा होगी जिस बुक में, वहाँ पर लोकतंत्र की भी चर्चा होगी। देखो कार्ल और मार्क्स क्या कहते हैं, ये कहते हैं राजनीतिक सहभागिता की जो अवधारणा होती है, जो धारणा होती है राजनीतिक सहभागिता की, वह लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा का केंद्र बिंदु होती है। क्या होती है? केंद्र में अवस्थित होती है, ये कह सकते हो आप। तो आप कह सकते हो राजनीतिक, एक मैं सिंपल सी लाइन में लिख देता हूँ, सहभागिता की धारणा लोकतंत्र की अवधारणा के केंद्र में अवस्थित है या केंद्र में स्थित है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो राजनीतिक सहभागिता होती है ना, वो लोकतंत्र का केंद्र है, मुख्य है, या मुख्य कह सकते हो, यानी लोकतंत्र का मुख्य बिंदु है। केंद्र, जैसे हम कहते हैं ना सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र में है, तो सारे जो ग्रह उपग्रह होते हैं उनके चारों चक्कर लगाते हैं। यही बात ये है, लोकतंत्र के जितने भी सिद्धांत है ना वो सारे राजनीतिक सहभागिता से जुड़े हुए हैं। मतलब राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र का केंद्र है, मुख्य हृदय है। देखो लोकतंत्र के बहुत सिद्धांत हैं, लेकिन ये मुख्य सिद्धांत है राजनीतिक सहभागिता। जब तक राजनीतिक सहभागिता नहीं होगी ना, बाकी सब सिद्धांत फेल है, कोई काम के नहीं आएंगे। इसका मतलब जो लोकतंत्र की धारणा के जो केंद्र में अवस्थित है ना, वो कौन सी धारणा है? राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा। लोकतंत्र होगा वहां पर राजनीतिक सहभागिता होगी, जनता राजनीति में भाग लेगी, पक्का है, श्योर है। ये कहते हैं कार्ल और मार्क्स। एक थे वर्बा और नी, उन्होंने क्या कहा है, यहाँ लिख देता हूं मैं, वर्बा और नी, उन्होंने भी राजनीतिक सहभागिता के बारे में अपनी कुछ चर्चा की है। राजनीतिक सहभागिता और लोकतंत्र का क्या निर्णय, इन्होंने एक बात कही है। इन्होंने कहा था कि जिस शासन में जनता कम भाग लेती है, जनता कम भाग लेती है
या जनता की भागीदारी कम होती है, ऐसे लिख सकते हो, उसमें लोकतंत्र का अंश कम होता है, लोकतंत्र का अंश कम होता है। और बाकी ये कहते हैं जिसमें जनता की भागीदारी, जनता अधिक भाग लेती है शासन में, ये लिख लेना, जनता शासन में अधिक भाग लेती है, उसमें लोकतंत्र का अंश भी क्या होता है, उसमें लोकतंत्र का अंश भी अधिक होता है। देखो कितनी बात अच्छी गई है, ठीक है। इसका मतलब जहाँ पर राजनीतिक सहभागिता कम, वहाँ पर लोकतंत्र का अंश भी कम, या आप कह सकते हो वहाँ पर एक कमजोर लोकतंत्र होता है, असफल लोकतंत्र होता है। जहाँ पर राजनीतिक सहभागिता अधिक, वहाँ पर भी लोकतंत्र प्रभावी होता है, मजबूत लोकतंत्र होता है, यानी लोकतंत्र का अंश उस देश में ज़्यादा होता है, असली में एक सफल लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, इन्होंने किसके साथ जोड़ दिया, जनता की सहभागिता के, यानी जहाँ पर जनता का भाग कम लेती है उसमें लोकतंत्र भी कम होता है, असफल लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, कमजोर होता है। जहाँ पर जनता शासन में अधिक भाग लेती है वहाँ पर लोकतंत्र भी क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है या अधिक मजबूत होता है, या सफल लोकतंत्र होता है। यानी देखो लोकतंत्र किस पर डिपेंड कर रहा है, राजनीतिक सहभागिता पर। अगर राजनीतिक सहभागिता है तो लोकतंत्र भी है, अगर राजनीतिक सहभागिता नहीं है तो लोकतंत्र भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है ना, ये कर सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल। देखो पेरी ने क्या कहा था, पेरी ने कहा था राजनीतिक सहभागिता से संबंधित प्रत्येक पुस्तक लोकतंत्र से भी संबंधित होती है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, ये ने कहा था कि राजनीतिक सहभागिता है वो लोकतंत्र के केंद्र में अवस्थित है। बर्बाउ नी ने क्या कहा था, जिस शासन जनता कम भाग लेती है वहाँ पर लोकतंत्र का अंश भी कम होता है, जहाँ जनता अधिक भाग लेती है शासन में वहाँ पर लोकतंत्र भी क्या होता है, ये कह सकते हो प्रभावी लोकतंत्र होता है, मजबूत लोकतंत्र होता है, या लोकतंत्र का अंश अधिक होता है या ज़्यादा प्रभावी होता है लोग, ठीक है। इसका मतलब लोकतंत्र और सहभागिता आपस में अविभाज्य है, ये लाइन में पहले लिखो। इन तीनों की अर्थ ये निकलता है कि लोकतंत्र और राजनीतिक सहभागिता अविभाज्य है। देखो क्या था, अगर हम प्राचीन काल में देखें ना, जैसे लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, उससे पहले की बात करें हम, तो उसके अंदर सिर्फ मत देने के अधिकार को ही सहभागिता मान लिया गया था। जब हम वोट दे आए, ठीक है, राजनीतिक सहभागिता हो। लेकिन वर्तमान में अकेला वोट देने को राजनीतिक सहभागिता नहीं माननी चाहिए, अन्य भी जो तत्व होते हैं वो भी जुड़ चुके हैं। अभी सरकार की आलोचना करना, पक्ष करना, किसी सरकार की सपोर्ट करना, राजनीतिक दलों के साथ चलना, ठीक है, अपने राजनीतिक दल बनाना, दबाव सूर्य बनाना, यानी बहुत से ऐसी क्रिया प्रणाली कर रहे हैं जिसके द्वारा हम राजनीति में भाग ले रहे हैं। सिर्फ एक वोट देने से हम संतुष्ट नहीं हो रहे, बाकी भी हम क्या कर रहे हैं, राजनीतिक क्रियाओं में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आप देखते हो डेली आंदोलन, ये जो आंदोलन होते हैं, ठीक है, धरने होते हैं, हड़तालें होती हैं, ये राजनीतिक सहभागिता का एक रूप है। ये हम क्या कर रहे हैं, राजनीति हड़ताल आंदोलन करके उस राजनीति के निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। हम सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने राजनीतिक निर्णयों को बदल दे, तो निर्णय लिए गए उसको चेंज किया जाए। इसका मतलब किसी न किसी प्रकार से राजनीति के निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं, एक वोट देकर ही नहीं, अन्य तरीके से भी हम प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब वर्तमान में जो राजनीतिक सहभागिता स्वरूप है वो व्यापक हो चुका है, बड़ा हो चुका है, ठीक है। अब हम प्रत्येक तरीके से सरकार को प्रभावित कर रहे हैं, शासन को प्रभावित है। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक चेतना व राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक चेतना व राजनीतिक सहभागिता, देखो सिंपल सी बात है, चेतना क्या होता है, जागरूकता। ये चीज़ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब तक हम राजनीति के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक हम राजनीति में भाग नहीं लेंगे। फिर जब हम राजनीति के प्रति निष्क्रिय हैं, उसके लिए हम जागरूक नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, राजनीति में भाग लेंगे क्या, क्योंकि हमें राजनीति के बारे में पता ही नहीं है, उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है, राजनीतिक संस्कृति का पता ही नहीं है हमें।
इसका मतलब वहाँ पर क्या होते हैं, लोग जागरूक नहीं होते, जागरूक नहीं होते तो जनता राजनीति में भाग भी नहीं लेती या कम भाग लेती है। लेकिन जहाँ पर राजनीतिक चेतना जिस देश में ज़्यादा होती है, यानी जनता जागरूक ज़्यादा होती है, वहाँ पर राजनीतिक सहभागिता भी क्या होती है, अधिक होती है। ध्यान रखना बात, जिस देश की जनता में राजनीतिक चेतना या जागरूकता अधिक होती है, उस देश में राजनीतिक सहभागिता भी अधिक होती है। और जिस देश में लोग चेतना यानी जागरूक कम है, यानी उनको राजनीति का नॉलेज ज्ञान नहीं है, उसमें राजनीतिक सहभागिता भी क्या होती है, कम होती है। यानी ये इस पर डिपेंड करता है। हाँ, समझे नहीं समझे? अगर हम राजनीति के प्रति जागरूक नहीं है, सक्रिय नहीं है, या हमें राजनीति की चेतना नहीं है, तो इस स्थिति में वहाँ पर राजनीतिक सहभागिता भी नहीं होती। क्योंकि जब राजनीति का पता ही नहीं, देखो मेरे को पता नहीं भाग कैसे लिया जाता है। कई बार कोई गेम आता है ना, वो गेम खेलना नहीं आता तो हम पूछ लेते हैं, हमें सीधा मान लो उस गेम में डाल दे तो हमें क्या पता कैसे खेलना है। बोलते हैं ना भी पहले उसके बारे में बताया तो जाए ना, खेलना कैसे इसको, यानी पहले हम उसका ज्ञान लेंगे फिर उसमें गेम में भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार ये है, पहले हमें राजनीति का ज्ञान पता होना चाहिए, तभी तो हम उसमें भाग ले सकेंगे ना। तो पता ही नहीं भी राजनीति चलती कैसे है, उसमें कौन चलाता है, किस प्रकार निर्णय लिए जाते हैं, कौन सी शासन प्रणाली है, उस शासन प्रणाली के क्या सिद्धांत है, जब तक हमें ये पता नहीं होगा तब तक हम राजनीति में भाग नहीं ले सकते। इसका मतलब राजनीतिक चेतना जागरूकता आवश्यक है किसके लिए, राजनीतिक सहभागिता। और राजनीतिक सहभागिता के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि अगर जागरूक नहीं होंगे तो उस देश में भ्रष्टाचार होगा, घोटाले होंगे। अगर उससे बचना है तो हमें जनता में राजनीतिक चेतना ज़्यादा लानी चाहिए, ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में भाग ले। हम ये कहते हैं इस भ्रष्टाचार को, करप्शन को रोकने के लिए कानून बनने चाहिए, इसके लिए कानून कुछ नहीं होता, इसके लिए आवश्यक है जनता की जागरूकता। जनता अगर जितनी ज़्यादा जागरूक होगी, अपने आप ही भ्रष्टाचार समाप्त होगा। तो ज़्यादा जागरूक हुई तो ज़्यादा राजनीति में भाग लेंगे, उनको राजनीति के बारे में पूरा ज्ञान होगा, तो वो अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन सा अच्छा रास्ता है, कौन सा बुरा रास्ता है, कहाँ पर घोटाला हो रहा है या नहीं हो रहा। इसीलिए ये तब करेंगे, भाग कब लेंगे, जब हमें राजनीतिक चेतना होगी, हमें राजनीतिक जागरूकता होगी। तो मतलब राजनीतिक सहभागिता के लिए राजनीतिक चेतना जागरूकता आवश्यक होता है। मैं बता चुका हूँ, जिस देश में ये अधिक होता है उसमें वो भी अधिक होता है, जिस देश में ये कम होता है उसमें सहभागिता भी। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल सा लेसन है भी आपका ये, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप। इसको ध्यान से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका। यानी अभिजात्य स्वरूप क्या होता है, वो ये कहते हैं, देखो हमने पढ़ा था राजनीतिक सहभागिता क्या होती है। राजनीतिक सहभागिता होती है जनता का, जनता का राजनीति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेना है। राजनीतिक निर्णयों में, राजनीतिक निर्णयों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेना, ये पढ़ा था ना हमने, भाग लेना। अब क्या आप देख लो, हमारे भारत के अंदर लोकतंत्र पाया जाता है, क्या हम सभी राजनीति में भाग लेते हैं, क्या लेते हैं भाग, नहीं लेते। आप देख लो, कोई एक ही, पहले नेहरू परिवार था, सिर्फ वही शासन कर रहा था। कांग्रेस में देख लो गांधी परिवार है, वो उनके आगे से आगे बैठे हैं, उनके जो सदस्य हैं, मेंबर अगर के, वही उसके अध्यक्ष बनते जा रहे हैं। एमएलए एमपी की देख लो, उसी व्यक्ति एक ही व्यक्ति 10-10 बार जीत चुका है। आप अपने गांव में सरपंच का ही देख लो, चाहे एक बार वो सरपंच बनता ना, अगले 5 साल के बाद फिर वो खड़े हो जाता अगर उसकी सीट आती है तो। इसका मतलब एक ही वर्ग, एक विशेष वर्ग बन जाता है जो राजनीति का उपयोग करता है, सभी जनता नहीं करती। देखो सभी जनता को अधिकार है राजनीति में भाग लेने का, लेकिन अगर वास्तव में हम देखें, वास्तव में हम देखें तो ये जो राजनीति होती है ना, राजनीति, इसका व्यवसायीकरण हो चुका है। क्या हो चुका है, व्यवसायीकरण। यानी जो व्यवसायिक जो राजनेता होते हैं, सिर्फ उन्हीं के हाथों में आ चुकी है। चाहे भारत में लोकतंत्र है, लेकिन हम कहाँ राजनीति में भाग लेते हैं भाई, हम भाग नहीं लेते राजनीति में। राजनीति में भाग लेते हैं जो एक विशेष वर्ग बन जाता है,
सिर्फ वही हर साल, हर 5 साल के बाद राजनीति में भाग लेता है, सिर्फ वही लेता है, और आम जनता सामान्य जो वर्ग है वो इसमें भाग नहीं लेता। और जो एक विशेष वर्ग बन जाता है जिसके पास राजनीतिक शक्ति रहती है उसे बोलते हैं अभिजात्य स्वरूप, यानी अभिजात्य वर्ग। देखो लोकतंत्र तो ये कहता है सभी जनता की राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। आप अपने गांव में चेक कर लेना, एक ही व्यक्ति है जो राजनीति भाग लेता है, वो ही लेता रहता है, बस उसी की चलती रहती है। कभी सरपंच की पोस्ट आता है तो भी वो खड़ा हो जाता है, कभी अन्य कोई पोस्ट पर, यानी सिर्फ उसी की, यानी एक वर्ग विशेष बन गया। कुछ चुनिंदा व्यक्ति थे जो राजनीति में चले गए हैं, बस जो सामान्य जनता है वो राजनीति में भाग नहीं ले रही। देखो भाग तो भी ले रहे हैं हम, क्योंकि लोकतंत्र है, इसका मतलब राजनीतिक सहभागिता है, लेकिन वो एक विशेष वर्ग में सिमट कर रह गया। सिर्फ वही वर्ग राजनीति में भाग लेता है, सामान्य जनता राजनीति में भाग नहीं लेती। इसी को बोलते हैं राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप। और ध्यान रखना ये बहुत खतरनाक स्वरूप है, यानी इससे क्या होता है, लोकतंत्र को नुकसान होता है, लोकतंत्र को हानि होती है। क्यों होती है लोकतंत्र को हानि? क्योंकि लोकतंत्र तो ये कहती है भी सभी जनता का राजनीति में भाग होना चाहिए, लेकिन वास्तव में सभी जनता का राजनीति में भाग नहीं होता। एक विशेष वर्ग बन जाता है जो व्यावसायिक राजनीतियों का बन जाता है, सिर्फ वही राजनीति में भाग लेते हैं, वही राजनीति में निर्णय लेते हैं। चाहे सरकार किसी की हो, ये और ध्यान रखना, चाहे सरकार किसी की भी हो, बस चलती इन्हीं अभिजात्य वर्ग की है, अभिजात्य। सरकार चाहे किसी की बनी हो, चलती अभिजात्य वर्ग की। चाहे आप देख लो गांव में सरपंच मान लेते हैं, वो व्यक्ति एक बार नहीं बना जो राजनीति में हमेशा भाग लेता है। तो एक सामान्य व्यक्ति राजनीति में सरपंच बन गया, कि चलेगी नहीं, चलेगी उसी की जो हमेशा राजनीति में भाग लेते हैं। तो पहली बार जो सरपंच बना है, पहली बार जो राजनीति में है, उसको तो पता ही नहीं होगा। तो मतलब सरकार चाहे किसी की हो, चलती इसी अभिजात्य वर्ग, यानी शक्ति होती है ना, वो अभिजात्य वर्ग के पास ही रहती है। आप चेक करके देख लेना, एक एक वर्ग के अंदर सब कुछ चलता है। ये पहले नेहरू के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, यानी कहने का मतलब सिर्फ वही, वो क्या है, पीएम बनते गए अपने अपने परिवार के अंदर। अब जैसे सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका, यानी कहने का मतलब ये आपस में अपने अपने परिवार के अंदर क्या कर रहे हैं, अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं पार्टी का। इसका मतलब सिर्फ उसमें उन्हीं का प्रभुत्व है, अन्य सामान्य जनता उसमें भाग नहीं ले रही। तो राजनीतिक निर्णयों में सिर्फ उन्हीं एक विशेष वर्ग जो अभिजात्य वर्ग बन चुका है, सिर्फ उन्हीं का ही प्रभुत्व है, वही राजनीति को प्रभावित करते हैं, राजनीति को चलाते हैं, राजनीति और शासन से संबंधित निर्णय लेते हैं। यानी एक वर्ग विशेष के पास ही टोटल पावर क्या होती है, राजनीति की शक्ति रहती है, और वही वास्तव में उस शक्ति का प्रयोग करते हैं। सरकार चाहे किसी की हो, वास्तव में शक्ति का प्रयोग वही करते हैं। तो ये है राजनीति सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप। ये बात राजनीति एक वर्ग के पास सिमट के रह जाना, राजनीति की शक्ति एक वर्ग के पास ही आ जाना। जब वही व्यक्ति क्या करता है, वही वर्ग क्या करता है, राजनीति से संबंधित निर्णय लेता है, शासन चलाता है, प्रशासन को चलाता है। ठीक है, चलो आगे हम नेक्स्ट पर। राजनीतिक सहभागिता अभिजात्य वर्ग में एक बात है सुम्पेटर, इसको पढ़ ही लेते हैं हम। सुम्पेटर ने कुछ कहा है इसके बारे में। विक्टर विचारक थिंकर ने कुछ कहा, इसने कहा था शासन चलाना और सार्वजनिक नीतियां बनाना व्यवसायिक राजनीतिज्ञों का काम है। शासन चलाना व नीतियां बनाना तो व्यवसायिक राजनीतिज्ञ होते हैं, व्यवसायिक राजनीतिज्ञों का काम है। अब कहते हैं कि ठीक है, कि शासन चलाना, नीतियां बनाना व्यवसायिक राजनीतिज्ञों का काम है। तो ये सुमित्र जी ये कहते हैं कि जो सामान्य जनता है उनका तो काम बस इतना ही है, कितना, वो सिर्फ वोट देकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, प्रतिनिधि का चुनाव
बस इनका काम इतना ही है। उसके अलावा देखो, आप देख लो, हम वोट देकर घर आ जाते हैं, बस 5 साल तक हम कुछ नहीं करते राजनीति के, कुछ भी भाग नहीं लेते हम, हमें भाग लेने का कोई अधिकार ही नहीं होता। यही बात अम्बेडकर जी कहते हैं कि सामान्य जनता का तो सिर्फ इतना ही काम है कि वो वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन लेती है, बस चुनकर उसको संसद में भेज देती है। उसके बाद जो 5 साल जो शासन चलाती है, जो निर्णय लेती है, सिर्फ इन्हीं व्यवसायिक राजनीतिज्ञों का काम है, सामान्य जनता नहीं लेती। यानी एक व्यवसायिक प्रति जो राजनीतिज्ञ है, जो नेता है, वो एक छोटा सा वर्ग है जो पूरे जनता पर शासन करते हैं। एक छोटा सा वर्ग बड़ी जनता पर शासन करते हैं, ठीक है। क्योंकि सामान्य जनता का तो काम इतना ही है, अभी वो वोट देकर घर आ जाते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं, उसके बाद 5 साल तक जो निर्णय लिया जाता है उसमें जनता का कोई भूमिका रोल नहीं होता, जनता की कोई भूमिका नहीं होती। जो भी निर्णय लेते हैं, शासन चलाते हैं, वो सिर्फ कौन चलाते हैं? व्यवसायिक राजनीतिज्ञ ही चलाते हैं, यानी वो एक वर्ग ही चलाता है उसके पास राजनीतिक शक्ति, ठीक है, वो होते हैं अभिजात्य वर्ग। यानी राजनीतिक देखो सहभागिता तो है, यानी मैंने आपको टॉपिक क्या है हमारा, राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप। इसका मतलब सहभागिता तो है लेकिन सिर्फ अभिजात्य वर्ग की, सामान्य जनता की सहभागिता नहीं है। चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप की बात करते हैं। राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप, देखो राजनीतिक सहभागिता कुछ प्रकार की बात करते हैं, उसके अंदर मैं आपको पहले ही वैसे एक बता देता हूँ, तो मेन है वो स्विट्जरलैंड है, जिसमें राजनीतिक सहभागिता अधिक पाई जाती है, राजनीतिक सहभागिता अधिक पाई जाती है, यानी इसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहते हैं, पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे क्या भी ऐसे कौन से स्वरूप है जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं भी उस देश में राजनीतिक सहभागिता अधिक है, राजनीतिक सहभागिता अधिक है या कम है, अधिक या कम है। ऐसे कौन से स्वरूप है, ऐसे कौन से प्रकार है जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि इस देश में राजनीतिक सहभागिता अधिक पाई जाती है, इस देश में राजनीतिक सहभागिता कम पाई जाती है। जैसे मैं कहूँ तो स्विट्जरलैंड में राजनीतिक सहभागिता अधिक पाई जाती है, क्या कारण है, क्यों अधिक पाई जाती है? इसी देश में राजनीतिक सहभागिता कम पाई जाती है, क्यों पाई जाती है? ऐसे कौन कौन से उसके अंदर स्वरूप है, प्रकार ऐसे, यानी शासन में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, कौन से फैक्ट हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं वहाँ पर राजनीतिक सहभागिता अधिक है या कम है। इसका मतलब इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं, राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप, ठीक है। उसके अंदर सहभागिता स्वरूप और इसी सहभागिता के अभिकरण की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? अभिकरण, यानी कौन कौन से तत्व है, अभिकरण है जिसके द्वारा राजनीतिक सहभागिता के बारे में हम जान सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण की चर्चा करते हैं, ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल है। राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण, पहला आता है आपका अभिकरण में दबाव समूह है। राजनीतिक सहभागिता है, उसके अभिकरण क्या है, किसके द्वारा राजनीतिक, मतलब राजनीतिक सहभागिता बढ़ती कैसे है, किस प्रकार देश में राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाया जा सकता है। ये तो श्योर है, जिस देश में राजनीतिक समाजीकरण अधिक होता है उसी देश में राजनीतिक सहभागिता अधिक होती है, तो पक्का है ना। क्योंकि राजनीतिक जो आपका सहभागिता समाजीकरण होता है उसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति जनता के पास पहुंचती है, जनता राजनीति के प्रति जागरूक होती है, ठीक है, और राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेती है, यानी सहभागिता करती है। तो इसके अंदर पहला अभिकरण होता है दबाव समूह, कौन है? ये दबाव समूह क्या होते हैं, ध्यान से देखना इसको। दबाव, देखो दबाव, यानी ये दबाव बनाते हैं सरकार पर, क्या करते हैं? दबाव बनाते हैं। ये कोई एक जाति समूह भी हो सकता है, एक वर्ग समूह, जैसे व्यापारिक वर्ग हो गया, व्यापारी करते हैं ना अपना कानून, अपने पक्ष में कानून बनाने के लिए हड़ताल करते हैं, इनका एक वर्ग बना रखा है, ये कुमार सभा है, ये जी जाति कुछ धार्मिक सभाएं बना रखी है, क्योंकि हम अपने एक उद्देश्य के लिए, हम अपने उद्देश्य के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, और उस समूह के द्वारा हम सरकार पर दबाव बनाते हैं, फिर तो वो हमारे पक्ष में क्या करें, निर्णय ले या हमारे लिए कानून बनाए। जैसे किसानों ने समूह बना रखा है, मजदूर संघ बने हुए हैं, व्यापारिक संघ बने हुए हैं,
जो विद्यार्थी संघ है वो बने हुए हैं। वो क्या करते हैं, वो संघ बनाते हैं अपना, और संघ बनाकर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, सरकार पर दबाव। अब बात सुनो, अब सरकार पर दबाव बनाते हैं, इसका मतलब वो राजनीति में भाग ले रहे हैं, सरकार के निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं, वो राजनीति में भाग ले रहे हैं, वो है ना। सरकार पर दबाव बनाना, इसका मतलब राजनीति में वो क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, राजनीति में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो अब ये क्या करते हैं, अब ये बहुत से दबाव समूह बन चुके हैं। दबाव समूह बनने के कारण जो जनता होती है, यानी उस वर्ग की जनता, यानी जैसे व्यापारिक वर्ग है, व्यापारिक संघ बना हुआ है, तो उस व्यावहारिक संघ को कंप्लीट रूप से राजनीति का ज्ञान हो जाता है। ये दबाव समूह ज्ञान करवाता है। जैसे मान लो हम विद्यार्थी संघ बना दिया है, स्टूडेंट ने अपना एक यूनियन बनाई है, स्टूडेंट ने अपनी एक यूनियन बनाई है। अब वो क्या करते हैं, उस यूनियन के द्वारा राजनीति में भाग लेना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब दबाव समूह के द्वारा राजनीतिक सहभागिता बढ़ती है, क्योंकि दबाव समूह के द्वारा राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है। राजनीतिक जागरूकता बढ़ने के कारण राजनीतिक सहभागिता भी बढ़ती है। ये दबाव समूह होते हैं, इसके द्वारा राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाया, क्योंकि ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाती है, और उस वर्ग में जितनी भी जनता होती है वो सारी बढ़ चढ़कर भाग लेती है उस आंदोलन में। उस जो भी उन्होंने आंदोलन किया या हड़तालें की है या किसी प्रकार का विद्रोह कर रही है, तो वो सारी जनता एक साइड में होती है, बढ़ चढ़कर भाग लेती है उस आंदोलन के अंदर, उस हड़ताल के अंदर। यानी इससे क्या होती है, राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है और राजनीतिक सहभागिता भी, क्योंकि बहुत से संघ बने हुए हैं, गरीब मजदूर संघ बने हुए हैं, वो मजदूर मिलकर भाग लेते हैं। कई बार मजदूर हड़तालें कर देते हैं ना, सारे मजदूर बैठ जाते हैं हड़ताल के ऊपर अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए या कोई अन्य कार्य के लिए। तो ये क्या है, ये राजनीतिक सहभागिता है, क्योंकि वो सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अभिकरण की बात करें हम, एक होता है आरंभक, नेक्स्ट होता है आरंभक। ठीक है, आरंभक होता है प्रस्ताव तैयार करना, इसका अर्थ होता है प्रस्ताव तैयार। देखो क्या होता है, ये मेन होता है स्विट्जरलैंड में, क्योंकि आरंभक होता है, इसमें जनता क्या करती है, ये जनता को छूट होती है कि उनको निश्चित, जितना निश्चित किया गया है, निश्चित हस्ताक्षर के तहत कोई भी प्रस्ताव, यानी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव, कानून बनाने का प्रस्ताव प्रस्ताविका में रख सकती है, का प्रस्ताव प्रस्ताविका में रख सकती है। बात समझे ना, यानी आरंभक होता है कोई भी प्रस्ताव को प्रारंभ करना या तैयार करना। देखो जब भी कोई कानून बनता है तो उससे संबंधित प्रस्ताव तो रखा जाता है ना, बिल तो रखा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं संसद वाले टॉपिक में। बिल रखने के बाद ही तो वो कानून बनता है, आगे पास होता है। तो बिल अगर जनता को रखने का अधिकार नहीं फिर तो कोई मंत्री रखता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आरंभक का अर्थ होता है जनता खुद कोई भी बिल रख सकती है कानून बनाने के लिए, कोई भी कानून बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्ताविका में रख सकती है, जनता का अधिकार होता है। और ये मेन है स्विट्जरलैंड के अंदर, क्योंकि वहाँ पर प्रत्यक्ष वोटर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब जो अभिकरण है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दो हो चुके हैं हमारे, दबाव समूह और आरंभक यानी प्रस्ताव तैयार करना। थैंक यू।